गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर की फ़िलासफ़ी की क्लास, जिसमें हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, उसमें हम प्लेटो दार्शनिक को पढ़ रहे थे। और प्लेटो में हमने अब तक प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत, प्रत्ययों की विशेषताएं और प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होता है ये जाना। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि चूँकि प्रत्यय बहुत सारे हैं प्लेटो के दर्शन में, तो एक समस्या ये उठती है हमारे सामने कि जो इतने सारे प्रत्यय हैं, मतलब अनेक प्रकार के प्रत्यय हैं, उनमें आपस में क्या संबंध है। इसके अलावा इसी क्लास में हम आगे देखेंगे कि प्लेटो ने जिस तरीके से प्रत्यय सिद्धांत को समझाया है, उससे ये आभास होता है, या ये आभास नहीं कहेंगे, ये क्लियर हमको दिखाई देता है कि एक प्रत्यय जगत है और एक वस्तु जगत है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये भी प्लेटो के सामने एक बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि प्रत्ययों में आपस में क्या संबंध है, तो जैसे मैंने बताया कि प्लेटो ने कई तरीके के प्रत्यय माने हैं और उसे उन्होंने सोपान क्रम में व्यवस्थित किया है। जैसे एक पिरामिड होता है, उस तरीके से व्यवस्थित किया है, जिसमें निम्न स्तर पर ज़्यादा प्रत्यय हैं और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो हम जानते हैं पिरामिड होता है, उसके जो नीचे का हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा होता है वो सकरा होता है। तो ऊपर जो उच्च स्तर के प्रत्यय हैं वो कम होते हैं और निम्न स्तर पे कई प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब जो निम्न स्तर के प्रत्यय होते हैं वो उच्च स्तर के प्रत्ययों की ओर गतिशील होते हैं, या उस तरीके से निर्मित होना चाहते हैं, या एक तरीके से कहें उच्च स्तर के प्रत्ययों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जो उच्च स्तर के प्रत्यय होते हैं वो निम्न स्तर के प्रत्ययों को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं और पूर्णत्व की तरफ, मतलब वो पूर्णत्व के प्रतीक हैं, पूर्णत्व की ओर उनको आकर्षित करते हैं। जैसे निम्न स्तर के प्रत्यय होते हैं वो जैसे जैसे उच्च स्तर की ओर जाते हैं तो वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सामान्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर एकदम निम्न स्तर पर बात करें तो कई रंग हो गए, नीला है, पीला है, लाल है, काला है। अब इससे उच्च स्तर पे जाएंगे तो ये रंग के प्रत्यय में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इन सब में जो कॉमन है वो ये है कि ये सब रंग है। इसी तरीके से जब रंग अपने से ऊपर जाएगा तो वो एक तरीके का गुण है। तो इसी तरीके से सारे प्रत्यय एक सोपान क्रम में व्यवस्थित हैं। अब प्रश्न ये भी है कि इस सोपान क्रम में प्रत्ययों को व्यवस्थित करने का क्या लाभ है, मतलब क्या फ़ायदा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे प्रत्ययों में एक व्यवस्था बन गई है, जो बिखराव नहीं हुआ है, वरना प्रत्ययों के बीच में संबंध और प्रत्ययों के बीच में व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कत होती। तो अब हमने ये जाना। अब दूसरा मसला हमारे सामने है, दूसरी समस्या हमारे सामने ये है कि प्रत्यय जगत में और वस्तु जगत में क्या फ़र्क है। जिस तरीके से प्लेटो अपने प्रत्यय सिद्धांत में ये बताता है कि एक प्रत्ययों का जगत है जिसमें सभी प्रत्यय निवास करते हैं। और प्रत्यय क्या है, प्रत्येक प्रकार के सामान्य हैं। जितने भी जगत में विशेष वस्तुएं हैं उनके प्रत्यय होते हैं, मतलब विशेष वस्तुओं का एक वर्ग होता है और उनका एक प्रत्यय होता है। ऐसे कई प्रत्यय होते हैं, वो प्रत्ययों के जगत में रहते हैं। अब ये जो जगत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेष वस्तुएं हैं। तो इन विशेष वस्तुओं से युक्त वस्तु जगत और प्रत्ययों से युक्त प्रत्यय जगत के बीच में क्या संबंध है। तो प्लेटो ने कई सिद्धांत दिए ताकि वो इस समस्या से निजात पा सके, जिसमें से उसका सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि ये जो इस जगत की, वस्तु जगत की या जड़ जगत की वस्तुएं जो हैं वो प्रत्यय जगत का प्रतिबिंब है। ठीक है, ये उसके जैसी कभी नहीं हो सकती। ये या तो उसका अनुकरण करेंगी कि उसके जैसी हो जाए, लेकिन ये पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती, तो ये उसका प्रतिबिंब है। तो इसे प्रतिबिंबवाद की थ्योरी कहा जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो सहभागिता का सिद्धांत है, जो ये कहता है कि इस वस्तु जगत में जितनी भी विशेष वस्तुएं हैं वो सब प्रत्यय जगत के प्रत्ययों में पार्टिसिपेट करती है, उनके जैसा होने के लिए उनमें पार्टिसिपेट करती हैं, ताकि इससे एक जो मसला पहले आ रहा था, जैसे जब हम प्रतिबिंब कहते हैं वस्तु जगत को, तो वस्तु जगत की वास्तविक सत्ता खत्म हो जाती है, वो आभासी हो जाता है कि उसका सिर्फ जैसे हमें आभास होता है, भ्रम होता है और भ्रम की क्षणिक सत्ता होती है, वैसे वस्तु जगत की सत्ता होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वस्तु जगत वास्तविक होता है। तो इससे इस समस्या से घबराकर प्लेटो ने ये कोशिश करी
कि मैं दूसरी थ्योरी देता हूँ, तो उसने दूसरी थ्योरी देनी, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सहभागिता का सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो सहभागिता का सिद्धांत, जैसे मैंने बताया कि सहभागिता का सिद्धांत ये मान लेता है कि जो वस्तु जगत है वो प्रत्ययों के जगत में पार्टिसिपेट करता है। इससे भी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि इससे वस्तु जगत और प्रत्यय जगत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इससे भी निजात पाने के लिए प्लेटो ने एक और थ्योरी दी है जिसे अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। इससे ना तो वस्तु जगत आभासी सिद्ध होता है, ना वस्तु जगत और प्रत्यय जगत एक दूसरे से एकदम अलग सिद्ध होते हैं। तो उस आभासी जगत को ना मानकर जगत की वास्तविक सत्ता मानते हुए प्लेटो ये कहता है कि ये जो वस्तु जगत है ये प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है। प्रत्यय अपने आप को वस्तु जगत के माध्यम से, या प्रत्यय जगत अपने आप को वस्तु जगत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो ये एक तरीके से प्रत्यय जगत और वस्तु जगत के बीच के संबंध की जो समस्या है उसके से छुटकारा पाने के लिए सुकराती 3 सिद्धांत देता है। अब एक और बात मैं कहूँ कि अपनी इस क्लास को आज हम ख़त्म करते हैं, वो ये है कि सोपान क्रम की जब हम बात करते हैं तो सबसे उच्च स्तर पर प्लेटो ये मानता है कि शुभ का प्रत्यय होता है। ये जो शुभ का प्रत्यय है ये सर्वोच्च सत्ता है और ये परम शुभ है और यही सत है। ठीक है, तो ये भी कहते हैं कि प्लेटो का जो ये परम शुभ है यही ईश्वर का दूसरा रूप है। प्लेटो ने ईश्वर के बारे में भी, प्लेटो ने ईश्वर को निमित्त कारण कहा है कि वो इस जगत को बनाने वाला है। और लेकिन जिस तरीके से वो ईश्वर की व्याख्या करता है और जिस तरीके से वो परम शुभ की व्याख्या करता है उससे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक ही हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम अरस्तु शुरू करेंगे। थैंक्स।